तो हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम ख़त्म करने जा रहे हैं क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। एंड क्योंकि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कहा था कि मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ दैट हेल्प मी गेट 98 इन माई हाफ ईयरली, तो मैं वो काम भी इस वीडियो में करने जा रहा हूँ। एंड दैट ट्रिक आप उसे सिर्फ एसएसटी में ही नहीं, साइंस में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर के साथ, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले हम चैप्टर में आते हैं तो हमें पता चलता है कि एक रिसोर्स क्या है। तो रिसोर्स अगर कोई चीज़ है तो उसको तीन कंडीशंस फुलफ़िल करनी होगी। पहला कि वो एक्सेसिबल होना चाहिए, दूसरा हम उसे खरीद पाए, और तीसरा वो कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। अगर किसी भी चीज़ ने ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो हम उसे एक रिसोर्स मान सकते हैं। वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली हम उसे खरीद पाए, और वो कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें बता रखा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, हमें डेवलपमेंट कैसे करना चाहिए रिसोर्सेज का। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा टाइप है डेवलपमेंट का जहाँ पर हम रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं कंसिडरिंग कि वो फ्यूचर के लिए भी बचे। तो आपको दिख ही रहा होगा कि मैंने बीच में ये बोर्ड्सों पे लिख रखा है। तो जहाँ पर भी कोई ऐसी चीज़ है जो कि बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से यूज़फुल हो सकती है वो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ बेसिकली डेवलपमेंट जहाँ पर आप फ्यूचर को भी कंसिडर करते हो। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आता है रिसोर्स की डेवलपमेंट हिस्टोरिकली कैसे हो रही थी। तो हिस्टोरिकली मैंने बिलीव दैट रिसोर्सेज वर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर लीडिंग टू इनडिस्क्रिमिनेट यूजेज। पहले लोगों को लगता था कि भाई रिसोर्सेज तो एकदम फ्री है, तो बहुत ही बुरी तरह से उसका यूज़ होता था, और इससे तीन काम हुए: डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, जिसने बाद में हमारी सोसाइटी को रिच और पुअर में डिवाइड कर दिया, एंड देन ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग। तो अब आगे आता है हमारा रियो डे जनेरियो अर्थ समिट। तो रियो डे जनेरियो अर्थ समिट बेसिकली जून 1992 में हुआ था, जहाँ पर 100 कंट्रीज़ के हेड्स ऑब्वियसली रियो डे जनेरियो में मिले थे, जो कि ब्राज़ील में है। ये अर्थ की सबसे पहली इंटरनेशनल समिट हुई थी। तो ये क्यों हुई थी? ये हुई थी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और ग्लोबल लेवल की जो प्रॉब्लम्स है उसको क्योर करने के लिए। तो बेसिकली द इवेंट एम्फसाइज्ड ग्लोबल कॉरपोरेशन इन इकोलॉजिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के लिए ही ये अर्थ समिट हुई थी पहली बार। इसका एक रिज़ल्ट हमारे पास आता है एजेंडा 21। एजेंडा 21 इज़ एन एजेंडा टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज एंड पावर्टी। बस इतना याद कर लो, इनफ है। एजेंडा 21 बेसिकली एक रिज़ल्ट था हमारे रियो डे जनेरियो अर्थ समिट का, जिसमें एनवायरमेंटल डैमेज और डिजीज़ को ख़त्म करने की बात होती है। वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजेंडा 21 ये है कि हर लोकल गवर्नमेंट को अपना खुद का एजेंडा 21 लॉन्च करना चाहिए। तो बेसिकली एजेंडा टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज। आगे बढ़ते हैं। हमको बता रखा है कि हमें रिसोर्स प्लानिंग कैसे करनी चाहिए। इसमें हमें कुछ स्टेट्स के एग्जांपल दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल राजस्थान। राजस्थान में सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी बहुत अच्छी है, बट वो वाटर रिसोर्सेज में लैक करता है। फिर एग्जांपल दे रखा है हमें लद्दाख का। लद्दाख में काफ़ी अच्छी कल्चरल हेरिटेज है, बट उसमें भी वाटर की बहुत कमी है और वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। इससे हमें ये पता चलता है कि रिसोर्सेज हर जगह तो बिल्कुल भी नहीं है। अब जहाँ पर भी है उसे एफिशिएंटली इफ़ेक्टिवली यूज़ करना आना चाहिए, ताकि हम रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ कर पाए, विच विल लीड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो रिसोर्स प्लानिंग काफ़ी एसेंशियल है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब आते हैं रिसोर्स प्लानिंग क्या है। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया 3 स्टेप्स से होती है, जो कि मैंने अंडरलाइन कर रखा है। पहला कि हमें आइडेंटिफिकेशन करनी है कि रिसोर्सेज है कहाँ। उसके लिए हमें सर्वेस करनी पड़ेगी, जो भी करना होगा।
आइडेंटिफाई करना है कि जो हमारी रिसोर्सेज है वो कहाँ पर अवेलेबल है। इसके बाद हमें प्लानिंग स्ट्रक्चर चाहिए जिससे हम अपने रिसोर्स का इफ़ेक्टिवली यूज़ कर पाएँ। और उसके बाद हमें मैच करना है रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। तो बेसिकली रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया में हम तीन काम करते हैं। पहला, रिसोर्स को आइडेंटिफाई करना कि वो है कहाँ पे। दूसरा, ये प्लान करना कि हम उसका यूज़ कैसे करेंगे। तीसरा, हम अपने खुद के प्लान को नेशनल प्लान के साथ कंपेयर करेंगे। अब आगे आते हैं। आगे हमें बता रखा है इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्स अवेलेबिलिटी। तो रिसोर्स अवेलेबिलिटी इज़ फंडामेंटल फॉर नेशनल ग्रोथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन, फॉर इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड्स। ये तो हमको पता ही है। इसके बाद हम आते हैं लैंड को कैसे यूटिलाइज करते हैं। यहाँ पर हमें बता रखा है कि लैंड को कितने तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। बट ये थोड़ा मुश्किल सा टॉपिक है क्योंकि इसमें उतने अच्छे से ब्रीफली एक्सप्लेन कुछ कर नहीं रखा। तो बेसिकली लैंड को 5 पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। पहला, फॉरेस्ट। जो भी लैंड फॉरेस्ट है वो एक तरह का लैंड यूटिलाइजेशन है। दूसरा, कल्टिवेबल लैंड। ये जो 5 पॉइंट्स हैं ये मैंने बहुत ही केयरफुली रखे हैं क्योंकि इस टॉपिक में मेरे को खुद भी बहुत ज़्यादा डाउट होता है कि भाई ये क्या लिख रखा है। इसलिए ये 5 पॉइंट्स हैं। इन 5 पॉइंट्स को आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है, दैट्स इट। बुक में उतने अच्छी तरह से नहीं लिख रखा है तो ये एकदम सही है उसके लिए। पहला, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट तो पता ही है, फॉरेस्ट हमने चैप्टर 2 में भी पढ़ा है। फॉरेस्ट के 3 टाइप्स है, परमानेंट फॉरेस्ट, अनक्लास्ड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, वो आप इसमें लिख सकते हो। दूसरा, कल्टिवेबल लैंड और एग्रीकल्चरल लैंड, या फिर अगर हम बुक के टर्म्स में कहें तो लैंड अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, आप ऐसे भी कुछ बोल सकते हो। इसके अंदर हमारे पास दो टर्म्स आती है, नेट सोन एरिया और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। नेट सोन एरिया ऐसा एरिया है लैंड का जहाँ पर क्रॉप्स को सिर्फ एक बार सोन किया जाता है। और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है उतना एरिया जहाँ पर आपने सो किया है, मतलब फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने एक बार किया है, 2 बार किया, साल में कितनी बार किया हो, वो होता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो ये दोनों टर्म्स आते हैं कल्टिवेबल लैंड में। फैलो लैंड आपको पता ही होगा, बैरन लैंड, जो कि अराउंड 5 साल तक यूज़ नहीं होते हैं, उन लैंड को फैलो लैंड कहते हैं। फिर आता है लैंड नॉट फॉर कल्टिवेशन, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन। उसको हम यूज़ करते हैं नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए, क्योंकि अगर वो कल्टिवेशन के लिए नहीं है यूज़फुल तो हम उसे ऐसे काम के लिए यूज़ करेंगे जहाँ पर कल्टिवेशन की कोई रिलेशन ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग्स। उसके बाद अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में हमारा आ जाता है ग्रेजिंग। अब आगे आते हैं। अब आता है लैंड यूटिलाइजेशन को कैसे चीज़ें अफेक्ट करती है। तो कुछ फिजिकल फैक्टर्स है सच एज क्लाइमेट, और कुछ ह्यूमन फैक्टर्स है सच एज पॉपुलेशन डेंसिटी। जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पर भी लैंड को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज किया जाएगा फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस एंड फॉर अदर पर्पसेस। तो अब आगे हमें बता रखा है सॉइल के बारे में। तो बेसिकली सॉइल को एक रिसोर्स माना जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स है क्योंकि प्लांट ग्रोथ होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करता है। और इसके फिर हमको कुछ सॉइल प्रोफाइल में कुछ इसके सब पार्ट्स दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल टॉप सॉइल, सब सॉइल, सबस्ट्रेटम, अनवेदर्ड रॉक। तो इसके बाद आता है इंडिया का लैंड पैटर्न कैसा है। तो अब एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन था हमारी बुक में कि कुछ स्टेट्स है, फॉर एग्जांपल मिज़ोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर इतना नेट सोन एरिया कम क्यों है। तो ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये हमारे एनसीईआरटी से नहीं है। तो इसका आंसर है कि सम स्टेट्स, उनमें हिली एरियाज़ बहुत है और लार्ज फॉरेस्ट है, इसलिए उनको कल्टीवेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते हम, क्योंकि कल्टीवेशन के लिए हमें प्लेन्स एरिया चाहिए, एक अच्छी सॉइल चाहिए, जो कि ये स्टेट्स फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं। इसलिए यहाँ पर नेट सोन एरिया बहुत ही कम है। अदर टर्म्स में कहूँ तो कल्टीवेशन बहुत ही कम है। तो आगे बढ़ते हैं। सॉइल एज अ रिसोर्स। सॉइल इज़ अ वाइटल रिन्यूएबल रिसोर्स एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करता है, फूड सिस्टम को सस्टेन करता है, वो फाउंडेशन है हमारी इकोसिस्टम का। वाटर, न्यूट्रिएंट, कार्बन, ये सारी चीज़ें तुमको पता ही है। तो आगे आते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया। अब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
और काफ़ी मुश्किल काम भी है ये याद करना। तो बेसिकली इसमें आप क्या कर सकते हो, आप 5 से 6 पॉइंट्स याद कर सकते हो एंड देन आप उन पॉइंट्स को इलेबोरेट कर सकते हो जैसे आपको लगता है। तो सबसे पहले अलूवियल सॉइल, अलूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल और उसके बाद रेड एंड येलो सॉइल, ये 3 सॉइल्स हैं। अगर बोर्ड्स में कोई क्वेश्चन आएगा तो इन तीनों में से ही आ सकता है फॉर 3 मार्क्स या 5 मार्क्स। बाकी फिल इन द ब्लैंक्स में तो कोई भी आ सकता है, बट अलूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल और रेड एंड येलो सॉइल आपको बहुत अच्छे से याद करना होगा। अलूवियल सॉइल deposited by 3 important Himalayan rivers, Ganga, Yamuna and Brahmaputra, consist of various proportions of sand, silt and clay. अब अलूवियल सॉइल के 2 टाइप्स होते हैं, बांगर और खादर। बांगर होता है ओल्ड अलूवियल और खादर होता है न्यू अलूवियल। तो जो बांगर होता है उसमें कंकर नोड्यूल ज़्यादा होते हैं और खादर में कम होते हैं, और खादर फर्टाइल भी ज़्यादा होता है। और क्योंकि अलूवियल सॉइल बहुत ही फर्टाइल होता है इसलिए इसको कल्टीवेशन के लिए भी यूज़ हो जाता है, और इसलिए यहाँ पर लोग भी ज़्यादा रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यूपी, बिहार, झारखंड, इन एरियाज़ में अलूवियल सॉइल बहुत ज़्यादा होता है। अब आगे आते हैं ब्लैक सॉइल। अब ब्लैक सॉइल बहुत ही ईजी काम है। पहला, ब्लैक सॉइल इज़ ब्लैक इन कलर। दूसरा, ऑल्सो नोन एज रेगर सॉइल। तीसरा, ब्लैक सॉइल पे कॉटन हम सो करते हैं। ब्लैक सॉइल पे कॉटन बहुत ही अच्छे से ग्रो होता है इसलिए ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। तो बेसिकली 3 पॉइंट्स आप लिख चुके हो विदाउट मेमोराइजिंग एनी थिंग। ब्लैक सॉइल इन ब्लैक इन इज़ ब्लैक इन कलर कौन ही नहीं लिख सकता। अब आते हैं, जो ब्लैक सॉइल होता है उसमें वेरी क्ली एंड फाइन मटेरियल, मतलब वो बेसिकली बहुत ही एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटेरियल से बना होता है। वो मॉइस्चर बहुत ही अच्छे से होल्ड कर पाता है और वो कुछ स्पेशल सॉइल न्यूट्रिएंट्स, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम, पोटैश, लाइम, इनमें बहुत ही ज़्यादा वो रिच होता है। अब एक प्रॉपर्टी बता रखी है ब्लैक सॉइल की कि जब हॉट वेदर होता है तब इसमें क्रैक्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम ड्रॉट में देखते हैं उसी तरह से, तो ब्लैक सॉइल में क्रैक्स आ जाते हैं जो कि एरेशन के लिए हेल्प करते हैं। एरेशन बेसिकली हवा सॉइल में अच्छे से पहुंच पाए, इसलिए ब्लैक सॉइल में क्रैक्स हो जाते हैं जो कि हमारी इमेज में दिख रहा है। आगे आते हैं रेड एंड येलो सॉइल पे, बट उससे पहले 2 मिनट्स का एक ब्रेक ले लेते हैं। तो अब इन 2 मिनट्स के ब्रेक में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ये बताने वाला हूँ वो टिप, वो हैक जो मैंने यूज़ किया था। बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस 2 क्वेश्चंस याद रखने हैं जो कि आपको थ्योरी सब्जेक्ट्स में यूज़ होगा। पहला, ये कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब ये जो वर्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कल ह्यूमन आई पढ़ा था तो मैं ह्यूमन आई का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मायोपिया। आपको सबसे पहले अपने आप से पूछना है क्या, और इसका आंसर आपको हमेशा 1 से 2 वर्ड्स के अंदर ख़त्म हो जाना चाहिए। बेसिकली आपको ये पूछना है कि ये जो चीज़ है ये क्या है। तो बेसिकली मायोपिया क्या है, आप अपने आप से पूछोगे। ये आपको क्यों करना है, क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है कि जब भी मुझे आंसर्स में पहले के 3-4 वर्ड्स पता होते हैं ना, तो मैं अपना पूरा आंसर बना पाता हूँ अच्छे से। बट जब मुझे अपने पहले 3 से 4 वर्ड्स को याद करने में प्रॉब्लम होती है तब मेरा पूरा आंसर ख़राब हो जाता है। इसलिए ये 2 क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं जो कि आपको अपने आंसर को बिल्ड करने में हेल्प करेंगे। पहला, क्या है मायोपिया, क्या है डिफेक्ट। दूसरा, इसमें क्या है, तो मायोपिया में क्या है, मायोपिया में ये है कि एक पर्सन दूर का नहीं देख पाता, दैट्स इट। अगर आपने ये 2 क्वेश्चंस अपने से पूछ लिए फॉर एसएसटी एंड फॉर साइंस, आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओगे। ये क्या है, तो एग्जाम्पल अगर मैं अब लेता हूँ ब्लैक सॉइल का, तो ब्लैक सॉइल क्या है, ब्लैक सॉइल इज़ अ टाइप ऑफ सॉइल, दैट्स इट। 3 से 4 वर्ड्स के अंदर पहला क्वेश्चन का आंसर ख़त्म हो जाना चाहिए। दूसरा, इसमें क्या है, उसमें आप लिखोगे ब्लैक सॉइल की प्रॉपर्टीज़ जो कि हमने अभी देखा। ब्लैक सॉइल इज़ ब्लैक इन कलर, ब्लैक कॉटन सॉइल, रेगर सॉइल, फाइन क्ले मटेरियल, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। तो ब्रेक ख़त्म हो चुका है, मैंने आपको अपनी एक ट्रिक बता दी है, आई होप कि वो यूज़फुल रहे। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है रेड एंड येलो सॉइल। तो रेड एंड येलो सॉइल कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है,
और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। रेड एंड येलो सॉइल, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इन्हें रेड और येलो सॉइल कहा ही क्यों जाता है। रेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें आयरन प्रेजेंट होता है, और आयरन जब प्रेजेंट होता है, जब डिफ्यूजन ऑफ आयरन होता है, तब ये रेडिश कलर के हो जाते हैं। येलो क्यों कहते हैं? जब आयरन हाइड्रेटेड फॉर्म में, या गीले एक तरह से बोल सकते हो आप, जब आयरन हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है तब ये येलो कलर का हो जाता है। दैट्स इट। अब रेड एंड येलो सॉइल मिलते कहाँ हैं? एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। सेकंड, एज आई सेड, ये आयरन में रिच होते हैं। तीसरा, जब डिफ्यूजन ऑफ आयरन होता है तो रेड कलर, येलो कलर व्हेन आयरन इज इन हाइड्रेटेड फॉर्म। और पांचवा, लोअर मॉइस्चर रिटेंशन। मॉइस्चर रिटेंशन कौन अच्छे से कर पाता है? अलूवियल सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल, लोअर मॉइस्चर रिटेंशन। अब आता है लैटराइट सॉइल। इसके आगे के सॉइल्स 3 मार्कर या 5 मार्कर में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लैटराइट सॉइल इज डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड लेटर विच मीन्स ब्रिक। लैटराइट सॉइल जो होती है वो बहुत ही एसिडिक होती है, पीएच <6 होता है, और ये जनरली सदर्न स्टेट्स में मिलती है। उसके बाद ये इरोजन और डिग्रेडेशन को बहुत ही ज़्यादा प्रोन होती है, और टी और कॉफ़ी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है। इसलिए ये जो लैटराइट सॉइल है वो तमिलनाडु, केरला जैसे एरियाज़ में मिलती है, क्योंकि ये टी और कॉफ़ी के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होती है। फिर आता है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल ऑब्वियसली वो डेजर्ट वाली सॉइल, राजस्थान वगैरह। तो एरिड सॉइल काफ़ी बड़ा टॉपिक नहीं है। एरिड सॉइल में बस दो चीज़ें हैं, ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर और हाई इवेपोरेशन। यहाँ की जो सॉइल होती है उधर मॉइस्चर बहुत ही कम होता है, वाटर बहुत ही कम होता है इन सॉइल्स में। और क्योंकि प्रॉपर इरिगेशन आप कर सकते हो, तो आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन ये सॉइल्स कल्टिवेबल हो सकती है। फॉर एग्जांपल राजस्थान में ये एरिड सॉइल मिलती है, राजस्थान में ही मिलती है। अगर आप मैप में अच्छे से देखोगे, राजस्थान और गुजरात के छोटे से पार्ट में एरिड सॉइल मिलता है, और एक्सेप्ट दिस एरिया एरिड सॉइल का हमको कहीं नहीं मिलने को दिखता। एरिड सॉइल बहुत ही ड्राई होता है, बट आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन इसको हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है फॉरेस्ट सॉइल। तो फॉरेस्ट सॉइल बेसिकली कुछ खास नहीं है, माउंटेनियस एरियाज में मिलता है और लोमी और सिल्टी होता है। दैट्स इट। अब आगे आते हैं हम सॉइल इरोजन पे। तो बेसिकली सॉइल इरोजन तो हमको पता ही है, द रिमूवल ऑफ सॉइल कवर एंड सॉइल लेयर इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। दैट्स इट। सॉइल इरोजन हम बचपन से पढ़ रहे हैं, जब भी सॉइल की टॉप लेयर या जब सॉइल की एक लेयर हट जाती है जिसमें बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसको हम कहते हैं सॉइल इरोजन। और ये बहुत ही बुरा है, क्योंकि इससे हमारे न्यूट्रिएंट्स वेस्ट हो जाते हैं जो कि हमारे क्रॉप्स में यूज़ हो सकते थे। Soil erosion is a critical environmental issue affecting agriculture and ecosystem. ये बहुत ही नेचुरल और ह्यूमन फैक्टर्स से होता है। अब सॉइल इरोजन के कुछ टाइप्स है, फॉर एग्जांपल गली इरोजन, शीट इरोजन एक्सेट्रा। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। अब यहाँ पर हम वो टिप यूज़ करने की तरह वो टिप यूज़ करने का ट्राई करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप अपने आप से क्या पूछते हो, ये क्या है? सॉइल इरोजन क्या है? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये एक कंडीशन है? सॉइल इरोजन एक प्रॉब्लम है, एक कंडीशन है ना? कह सकते हैं। अब दूसरा, इसमें क्या है? सॉइल की लेयर रिमूव हो जाती है। दैट्स इट। दैट्स इट। एज आई सेड, ये जो दो क्वेश्चंस वाली ट्रिक है, ये आप एसएसटी एज वेल एज साइंस में यूज़ कर सकते हो। तो आप इनको यूज़ करने का ट्राई करना, साइंस में भी करना, एसएसटी में भी करना। अगर कहीं और यूज़ हो पाता है तो ट्राई कर लेना, बट मोस्टली ये चीज़ें थ्योरी सब्जेक्ट्स में यूज़ होती हैं। Soil erosion, removal of top layer which is crucial for plant growth. It can occur through wind, water and human activities. अब आगे आते हैं सॉइल इरोजन के टाइप्स। शीट इरोजन, गली इरोजन, दो टाइप्स बता रखे हैं। व्हेन द लेयर इज रिमूव्ड या व्हेन द टॉप शीट इज रिमूव्ड, शीट इरोजन। व्हेन रनिंग वाटर कट्स थ्रू सॉइल, इसकी एक फ़ोटो हमारी बुक में भी दे रखी है। उसमें क्या हो रहा है, बेसिकली पानी हमारे सॉइल के अंदर से कट करता है और उससे एक गली जैसी चीज़ बन जाती है। दैट इज़ गली इरोजन। दिस लैंड इज़ कॉल्ड बैड लैंड। और चंबल रीजन में हम इसको रवाइन कहते हैं। ये एक फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, तो आप याद कर लेना। चंबल रीजन में बैड लैंड को ही रवाइन कहा जाता है। अब आगे आते हैं हम सॉइल कंजर्वेशन को कैसे
हटा सकते हैं। तो सॉइल कंजर्वेशन को 3 तरह से कम किया जा सकता है, जो कि हमारी एनसीईआरटी में लिखा है। पहला, काउंटर प्लोइंग। काउंटर प्लोइंग बेसिकली, प्लोइंग तो हमको पता ही है, तो प्लोइंग अलोंग द काउंटर लाइंस कैन हेल्प इन डी एक्सेलरेटिंग द फ्लो ऑफ वाटर। ओके, और क्योंकि वाटर, विंड एंड ह्यूमन फैक्टर्स हमने देखा था सॉइल इरोजन को कॉज करते हैं, तो अगर वाटर की स्पीड कम हो जाएगी तो वो कम सॉइल को अपने साथ फ्लो करवा के ले जाएगी। दिस इज काउंटर प्लोइंग। दूसरा, स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग यूज़ होता है वाटर को स्लो करने में एज वेल एज एयर के फ्लो को कम करने के लिए। स्ट्रिप क्रॉपिंग में बेसिकली क्या होता है, छोटी छोटी स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास हम ग्रो करने देते हैं क्रॉप्स के बीच में, जो कि विंड का फोर्स तोड़ देती है, जो कि फिर हमारे सॉइल कंजर्वेशन में हेल्प करता है, हमारे सॉइल इरोजन को रोकता है। तीसरा, शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट आपने किसी ना किसी हॉलीवुड की मूवी में तो ज़रूर देखा होगा, जहाँ पर कुछ बड़े बड़े पेड़ को एक ही लाइन में लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है, सेम काम है, जैसे स्ट्रिप क्रॉपिंग प्लांट्स के लिए था, वैसा ही शेल्टर बेल्ट ट्रीज़ के लिए है। तो बेसिकली शेल्टर बेल्ट इज़ अ बिग फॉर्म ऑफ स्ट्रिप क्रॉपिंग। शेल्टर बेल्ट में आप क्या करते हो, आप शेल्टर बेल्ट में कुछ ट्रीज़ को प्लांट कर देते हो, जो कि हमारे विंड के फोर्स को तोड़ने में यूज़ होता है। तो इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। सॉइल इरोजन एग्रीकल्चर पे पता ही है हमको। इस तरह से हमारे ये चैप्टर होता है ख़त्म। एक बार रिव्यू कर लेते हैं, रिव्यू करना काफ़ी ज़रूरी होता है। हमने सबसे पहले देखा हम डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स कैसे करते हैं, वहाँ पर हमने पढ़ा रिसोर्स क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बाद हमने पढ़ा हमारा रियो डी जेनेरियो समिट एंड हमारा उसका एक रिज़ल्ट जो कि था एजेंडा 21। एजेंडा 21 बेसिकली एक एजेंडा है जो कि एनवायरमेंटल डैमेज को रिड्यूस करने की बात करता है। उसके बाद हमने देखा कि इंडिया में हम रिसोर्स प्लानिंग कैसे करते हैं। उसके 3 स्टेजेस थे। फर्स्ट स्टेज था हमारा आइडेंटिफिकेशन, हमें पहले आइडेंटिफाई करना है कि रिसोर्स है कहाँ पे। फिर हम प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो हम देखेंगे कि वो रिसोर्स यूज़ कैसे करना है। और फिर तीसरा, हम उस अपने प्लान को नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ अलाइन करेंगे, कंपेयर करेंगे। तीसरा ये था। इसके बाद हमने देखा कि सॉइल अवेलेबिलिटी कहाँ पर कितनी है। सर जैसे हमने 2 एग्जांपल देखे थे, राजस्थान और लद्दाख के। राजस्थान में वाटर नहीं है, लद्दाख में वाटर और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। फिर हमारे थे लैंड की यूटिलाइजेशन पे। लैंड यूटिलाइजेशन में हमने एक टॉपिक देखा था, जहाँ पर हम लैंड को 5 तरीक़ों से यूज़ कर सकते थे। फॉरेस्ट, कल्टिवेबल लैंड, फैलो लैंड, लैंड नॉट फॉर कल्टिवेशन और अदर कल्टिवेटेड लैंड। इसके बाद हमने देखा लैंड के सॉइल के टाइप्स। तो सॉइल के टाइप्स में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखी। अलूवियल सॉइल। अलूवियल सॉइल बेसिकली बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है, यहाँ पर क्रॉप्स ग्रो होती हैं। फिर ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल में डीप क्रैक्स आ जाते हैं, जो कि एरेशन में हेल्प करती है, यहाँ पर कॉटन बहुत अच्छे से ग्रो होता है। उसके बाद हमने देखा हमारा रेड एंड येलो सॉइल। रेड क्योंकि डिफ्यूजन ऑफ आयरन होता है, येलो जब आयरन हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है। और फिर हमने देखा लैटराइट सॉइल। लैटराइट सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है और ये टी और कॉफ़ी के लिए यूज़ होता है, इसलिए ये तमिलनाडु वाले एरिया में मिलता है। फिर एरिड सॉइल। एरिड सॉइल राजस्थान वाले एरिया में मिलता है, इसमें मॉइस्चर बहुत कम होता है। फिर हमारे सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन इज़ द रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल या फिर एनी लेयर ऑफ सॉइल, जिससे हमारी प्लांट ग्रोथ, हमारा एग्रीकल्चर अफेक्ट होता है। फिर हमने देखा सॉइल इरोजन के टाइप्स। 2 टाइप्स बता रखे हैं, शीट इरोजन, गली इरोजन। शीट आप नाम से ही समझ सकते हो, शीट इज़ बेसिकली एक पतली सी लेयर। गली जब पानी जब सॉइल से निकल के गलीज बना देती है, तो गली इरोजन। गली इरोजन के लैंड को बैडलैंड कहा जाता है, चंबल रीजन में ये रवाइन कहते हैं। फिर हमारे 3 टेक्निक्स जो हमारी एनसीईआरटी में है टू रिड्यूस सॉइल इरोजन। पहला, काउंटर प्लोइंग। दूसरा, स्ट्रिप क्रॉपिंग। तीसरा, शेल्टर बेल्ट। काउंटर प्लोइंग इज प्लोइंग अलोंग द काउंटर लाइंस, मतलब आप बेसिकली
आप प्लोइंग करते हो बट थोड़ी थोड़ी सॉइल आप बीच में छोड़ के प्लोइंग करते हो. दिस हेल्प्स टू रिड्यूस वाटर फ्लो. बाकी स्ट्रिप क्रॉपिंग एंड शेल्टर बिल्ट, दीज हेल्प टू रिड्यूस विंड फ्लो, विंड फोर्स. और इस तरह से हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है. अब नेक्स्ट टॉपिक होने जा रहा है हमारा चैप्टर 5, जो कि मैं कल अपलोड करने वाला हूँ. उसके साथ साथ चैप्टर 5 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूंगा कि आपको चैप्टर 2, 3 और 4 कैसे याद करना है, क्योंकि मैंने इन चैप्टर्स के लिए भी कुछ ट्रिक्स बना रखी है. तो चैप्टर 5 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूंगा कि आपको चैप्टर 2 से 4 तक कैसे समझना है, क्या क्या चीज़ें आपको याद करना ज़रूरी है फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है. थैंक यू वेरी मच.